हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे रोड्स लॉ के बारे में। अभी तक हमने देखा वेपर प्रेशर के बारे में और वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब रोड्स लॉ के बारे में देखते हैं कि रोड्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, क्या डेरिवेशन निकलता है, क्या रिलेशनशिप निकलते हैं रोड्स लॉ की मदद से। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन बताते हैं। रोड्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है, जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। उस लिक्विड में या उस सॉल्यूशन पे जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करा जाएगा वो उस लिक्विड में जितने उसके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है वोलेटाइल सब्सटेंस के, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये स्टेटमेंट है रोड्स लॉ की। अब इसको समझते हैं कि कैसे क्या इसका रिलेशनशिप निकालते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे मतलब जो इस केस में अगर बात करेंगे तो रोड्स लॉ को दो केसेस में एक्सप्लेन करा गया है। जब आप अपनी एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें रोड्स लॉ को दो केस की मदद से एक्सप्लेन कर रखा होगा। तो हम भी यहाँ दो केस की मदद से ही देख लेते हैं, दो केस के थ्रू ही देख लेते हैं। हमने सबसे पहला केस ले लिया अपना केस 1, और केस 1 में सिचुएशन ऐसी है कि अपने पास जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो दोनों ही नेचर में वोलेटाइल है। मतलब दोनों ही क्या अप्लाई करेंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इधर कि केस 1 के अकॉर्डिंग वोलेटाइल ही सोल्यूट रहेगा और वोलेटाइल ही सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, अब ये तो बहुत ऑब्वियस चीज हो गई कि वोलेटाइल ही सोल्यूट मिल रहा है, वोलेटाइल ही सॉल्वेंट मिल रहा है, तो सोल्यूशन भी कैसा बनाएगा, वोलेटाइल ही बनाएगा। तो यहाँ कैसा सोल्यूशन बनेगा, वोलेटाइल। तो देखो, हमने अपने दो बीकर बना लिए। पहले बीकर में डाला सोल्यूट जिनके पार्टिकल्स थे ए, जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन हमने इसके पार्टिकल ए मान लिए। दूसरा हमने बॉक्स लिया, दूसरा कंटेनर लिया सॉल्वेंट के लिए जिसमें पार्टिकल्स है बी। तो यहाँ पे ए पार्टिकल अवेलेबल है, पूरे में ऐसे ए लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कैसे पार्टिकल है, बी टाइप के पार्टिकल। बहुत कंजस्टेड हो जाएगा तो बस इतने से में लिख लेते हैं। अब देखो, अगर इनको वोलेटाइल है तो डेफिनेटली ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। हमने एक ही सिचुएशन देखी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने की, कि पहले तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वो वेपर्स क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये इनिशियल स्टेज हो गई ना, कि हमने अभी सॉल्यूशन बनाया नहीं, हम अभी पर्टिकुलरली इनकी ही बात कर रहे हैं। तो जब पर्टिकुलरली इनकी बात करी जाए तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो अप्लाई हुआ इन इनिशियल कंडीशन, वो आ गया PA0। ठीक है, P0 है या PA0 जो भी बोलो। और ऐसे ही हमने सॉल्वेंट में देखा कि सॉल्वेंट में भी क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये, क्योंकि इसका नेचर भी कैसा है, वोलेटाइल। हमने केस 1 में देखा था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल है। तो ये अगर वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो ये भी क्या एक्सर्ट करेगा, वेपर प्रेशर। तो इसके लिए जो वेपर प्रेशर है ये भी पहले गैसेस में कन्वर्ट होगा, और वेपर प्रेशर जो अप्लाई करेगा वो होगा P0B। ठीक है, पहले वेपर्स में कन्वर्ट होगा और फिर ये वेपर्स प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको बोला जाएगा P0B। ए के लिए सोल्यूट जो थे तो P0A, बी थे, बी के लिए क्या आ जाएगा, P0B। अब देखते हैं कि जब ये एक सोल्यूशन फॉर्म करेंगे तो कैसा क्या इनका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो इन्होंने ये सोल्यूशन फॉर्म कर दिया इधर। ठीक है, ये सोल्यूशन फॉर्म हो गया। अब जो पार्टिकल्स होंगे, ये सॉल्यूशन ही लिख देते हो इधर। ये क्या आ गया अपना सॉल्यूशन, जिनमें दोनों तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है, ए वाले भी और बी वाले भी। तो हम ये लिख लेते हैं A B ये सॉल्यूशन था। अब सॉल्यूशन भी कैसा बना, वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन भी कैसा फॉर्म हुआ, वोलेटाइल फॉर्म हुआ। तो यहाँ वोलेटाइल जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो देखो, अब प्रेशर की बात करें, इधर तो इनिशियल कंडीशन थी तो अपन ने ले लिया P0A P0B, कि भैया एक तो ए की बात हो रही है जिसमें सोल्यूट है, एक बी पार्टिकल्स की बात हो रही है जो सॉल्वेंट होता था। अब जब मिक्स करा तो हम जो प्रेशर रहेगा उसको फाइनल प्रेशर भी बोलते हैं ना, उसको फाइनल प्रेशर भी बोला जाएगा, या फिर पार्शियल प्रेशर भी। क्या हम कंप्लीट जो कंटेनर था जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट थे उसमें से किसी एक कंपोनेंट की बात करें तो दैट विल बी पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसेस पे कन्वर्ट होंगे ये दोनों, तो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो क्या रहेगा, PT लिख देते हो अभी के लिए इसको। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं अभी के लिए, सिर्फ PT लिख दिया। टोटल पार्शियल प्रेशर, वो इनिशियल पार्शियल प्रेशर, ये टोटल पार्शियल प्रेशर जो वेपर प्रेशर इनिशियल कंडीशंस पे था वो।
अब देखो रोल्स लॉ की कंडीशन अप्लाई करते हैं पहले इन दोनों पे, और फिर इसका हिसाब किताब देखेंगे कि इस पे रोल्स लॉ कैसे क्या एप्लीकेबल रहेगा, कैसे क्या इसमें डेरिवेशन आता है। तो हमने पहले सल्यूट के लिए लिया, तो सल्यूट के लिए रोल्स लॉ क्या बोलता है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो देखो प्रेशर, वेपर प्रेशर का तो सब हिसाब किताब अपना है बिल्कुल सेट, लेकिन मोल फ्रैक्शन का रह गया। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि जो ए सब्सटेंसेस है उनके लिए मोल फ्रैक्शन लिख दिया XA, और जो बी सब्सटेंसेस है इनके लिए लिख दो, बी पार्टिकल्स है, सॉरी सब्सटेंसेस नहीं, बी जो पार्टिकल्स है उनके लिए मोल फ्रैक्शन लिख दिया बी। सोलवेंट के लिए XB, सोल्यूट के लिए XA। मोल फ्रैक्शन क्लियर है। अब देखो रोल्स लॉ अप्लाई करते हैं, पहले सोल्यूट के लिए करते हैं। तो जो प्रेशर रहेगा, जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में इसके मोल फ्रैक्शन कितने थे, XA। तो हमने ये लिख दिया दैट PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ये आ गया अपना। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड कंटेनर की, जिसमें अपने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल प्रेजेंट थे। तो वो क्या है अपना PB, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा XB के, क्योंकि XB ही तो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट था इसका सॉल्यूशन में, इतना ही तो इसके मोल फ्रैक्शन अवेलेबल है। अब देखो होता क्या है, जहां पे भी प्रोपोर्शनलिटी का निशान दिखे उसको हटाते हैं किसी एक कांस्टेंट से, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट ले लिया ये जो इनिशियल वेपर प्रेशर देखते थे उसका। A की बात करें तो P नोट A, B की बात करेंगे तो ये आ जाएगा P नोट B XB। ठीक है, इसको बोल देते हैं स्टेटमेंट 1, इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो एक चीज और भी पढ़ी थी हमने, पर वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ी थी तो इसको बाद में पढ़ लेते हैं। अभी के लिए देखो कंटेनर की बात करें कि टोटल कंटेनर में प्रेशर कितना होता था, PT। 11th क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता था कि अगर किसी भी कंटेनर में एक से ज्यादा कंपोनेंट है और उस कंटेनर में हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो वो सभी कंपोनेंट्स के प्रेशर जो एक्सर्ट करे जाएंगे उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वो टोटल पार्शियल प्रेशर आ जाता है अपने पास। तो इधर भी हम वही कर देते हैं, तो यहाँ लिख दूं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होगा क्या, PT विल बी इक्वल टू, दो ही तरह के कंपोनेंट है, एक तो A और एक B। तो A की वजह से जो प्रेशर था वो हो गया PA, B की वजह से जो प्रेशर था वो हो गया PB। हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में यही तो देखा था कि PA और PB की वैल्यू क्या होती है, तो उस वैल्यू को क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो PA की वैल्यू पुट करी P नोट A XA, PB की वैल्यू पुट करी P नोट B XB। ये आ गया, टोटल प्रेशर आ गया अपने पास। अब देखो जो मैं बहुत समय पहले की बात बता दी थी वो थी ये कि कंटेनर में अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है और उनके मोल फ्रैक्शन की बात करी जाए तो उनका मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। यहाँ पे तो दो ही की बात हो रही है, एक तो XA की, एक XB की, और इन दोनों का सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं XB की वैल्यू निकाल लूं तो वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस XA, और इसको पुट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P नोट A XA प्लस P नोट B ने तो कुछ करा ही नहीं, इसको लिख लेते हैं एज इट इज। XB का रिलेशनशिप देखा था, XB की वैल्यू क्या आई थी अपनी, 1 माइनस XA। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन हो जाए अपनी ये, ठीक है, ये रोल्स लॉ की इक्वेशन है कि जो टोटल प्रेशर है वो ऐसे ऐसे आ जाता है कि जितने कंपोनेंट थे उनका इनिशियल वेपर प्रेशर और उनके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और सम के बराबर आ जाता है। तो अपनी ये इक्वेशन आ गई, ये रोल्स लॉ की है। अब हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है, 1 होता है। तो हमने उनमें से किसी एक कंपोनेंट जो मोल फ्रैक्शन था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे से, तो सब्स्टिट्यूट करते इक्वेशन आ गई ये। अच्छा, इसको अगर मैं सोल्व कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, P नोट A XA प्लस P नोट B माइनस P नोट B XA। अब इनमें से ले लिया जाए कॉमन, दो कंडीशंस में, दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है अपना P नोट A, नहीं P नोट A नहीं आ रहा,
दो टर्म्स में आ रहा है एक्स ए कॉमन, तो ये क्या आ गया, प्रेशर जो टोटल था पी नोट बी को तो लिख लेते हैं आगे, इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा, प्लस ये एक्स ए था, ये आ गया पी नोट ए माइनस पी नोट बी। ठीक है, ये आ गई अपने पास इक्वेशन, और ये इक्वेशन भी होती है वेपर प्रेशर इन केस ऑफ रोड्स लॉ। रोड्स लॉ जब वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करता है इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, किसी भी वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, ओवरऑल ये बोल सकते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए अगर ये प्रेशर का पार्शियल प्रेशर का रिलेशनशिप देखा जाए तो अपनी इक्वेशन ये आएगी। ठीक है, ये रोड्स लॉ की एक्सप्लेनेशन है, और ये आई ऐसे ऐसे कि जो जो अपना रोड्स लॉ की स्टेटमेंट थी अपन ने उसको करा अप्लाई, टोटल प्रेशर के लिए जो इंडिविजुअल सॉल्यूशंस थे उनको सम कर दिया, उनको ऐड कर दिया, और कुछ नहीं करना। लास्ट में आ गया ये एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं ये चीज। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने पे ये आ गई रोड्स लॉ की वैल्यू केस 1 के लिए। रोड्स लॉ देख लिया हमने केस फर्स्ट के लिए, और केस फर्स्ट क्या था, जब हमने वोलेटाइल सोल्यूशन की बात करी कि वोलेटाइल ही सोल्यूट मिला और वोलेटाइल ही सॉल्वेंट मिला, तो वो वोलेटाइल सोल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। तो हमने अपने जो रिलेशनशिप देखे थे इनके लिए, वो ये 3 इक्वेशन देखी थी। इक्वेशन फर्स्ट आती थी सोल्यूट के लिए, तो रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर जो आएगा, पार्शियल प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इससे हटा रहे थे। ऐसे ही बी के लिए आ जाएगा, और ये आता था अपना टोटल प्रेशर। ठीक है, इसको खाली पी भी लिख सकते हो, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने पीटी लिख दिया कि वो जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ था उसका टोटल प्रेशर कितना आ गया था। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं इनका ग्राफ, की ग्राफ कैसे बनेगा रोड्स लॉ का। ये बहुत ही सिंपल है, ये ग्राफ बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, मैं इसकी बात करूं पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, या फिर इक्वेशन बी की बात करूं, सेकंड की बात करूं, दोनों इक्वेशन किसके रिजेम्बलेंस दे रही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ऐसा नहीं लग रहा, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन सा ग्राफ बन जाएगा इसका। और ये स्ट्रेट लाइन सा ग्राफ कैसे बनेगा, उससे पहले हम ये टर्म्स देख लेते हैं अपनी। तो हमने ये एक्सिस ले ली दो, एक एक्सिस पर कर दिया प्रेशर और एक एक्सिस की तरफ कर दिया हमने मोल फ्रैक्शन। ये खाली एक्स लिखा मैंने मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें हम दो अलग अलग कोऑर्डिनेट लेंगे। हम भी बुक की तरह आसानी से कर लेते हैं, अलग अलग नहीं बनाते हैं, एक में ही देख लेते हैं। टोटल के लिए भी, इक्वेशन 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी बहुत इजीली बन जाता है। ये एक ही ग्राफ में तीनों इक्वेशन के लिए अपनी जो लाइंस रहेंगी वो तीनों के लिए ड्रॉ हो जाती है। तो देखो, ये आगे ये हमने वो ले ली, एक्सिस ले ली मोल फ्रैक्शन के लिए, ये एक्सिस ले ली हमने पार्शियल प्रेशर के लिए। अब मैं यहाँ पहले कंडीशन मान लेती हूँ कि अपना जो ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पे मैंने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मान ली a के लिए 0। ठीक है, और अगर a के लिए 0 है तो टोटल मोल फ्रैक्शन ही दोनों कंपोनेंट का मिलके 1 आ रहा था, तो xb का क्या आ गया, 1 आ गया इधर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट समझ आया। अब इस कोऑर्डिनेट को हम इससे भी देखते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी, इस इक्वेशन फर्स्ट में मैंने मान लिया कंडीशन अपनी क्या ली थी हमने, एक्स ए की वैल्यू रखी थी 0। इफ एक्स ए इज इक्वल्स टू 0 तो पी ए की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो कौन से पॉइंट की बात कर रहा है अभी के लिए, इस पॉइंट की बात कर रहा है। ये तो केस था जब एक्स ए की वैल्यू 0 थी, तो पी ए की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 के। अभी तो ये एक्सिस शुरू ही नहीं हुई, यहाँ से हमने वो करना, ये बननी शुरू ही नहीं हुई, तो ये ओरिजिन पॉइंट आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन मान लेते हैं कि जब एक्स ए की वैल्यू 0 ना हो के एक्स ए की वैल्यू 1 आ जाए। तो देखो, अगर मैं यहाँ इस एक्सिस पे ड्रॉ करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि यहाँ एक्स ए की वैल्यू आ गई 1। अब अगर यहाँ एक्स ए की वैल्यू 1 आ गई तो ऑब्वियसली या डेफिनेटली एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। कंडीशन हमने ये रखी थी कि एक्स ए की वैल्यू आ गई 0 तो पी ए की वैल्यू भी 0। अब हम दूसरी कंडीशन भी रख देते हैं कि इफ एक्स ए की वैल्यू अगर 1 हो तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी, पी ए की वैल्यू आ जाती है पी नोट ए। इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन से एक्स ए की वैल्यू अगर 1 रखी तो पी ए की वैल्यू भी क्या आ गई, पी नोट ए आ गई। तो देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से शुरू होते हुए ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ बनेगा तो हमने ये कर लिया कि ये पॉइंट आ गया अपना पी नोट ए इधर। ठीक है, पी नोट ए इधर क्यों करा, इधर ऐसे बीच में कहीं क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इधर ही तो एक्स ए की वैल्यू 1 आ रही है। तो दैट मीन्स अगर ए का पार्शियल प्रेशर अगर देखें, इसका अगर प्रेशर टर्म देखी जाए तो वो इसी उस पे लाई करेगी, इधर तो आ नहीं सकती। तो हमने ये पॉइंट को कंफ्यूजन नहीं हो, ये अलग से ऐसे बन जाए, तो इसको भी यही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट क्या आ गया था अपना
P नोट A। क्लियर? ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए ग्राफ हो गया कि पी ए की वैल्यू अगर एक्स ए की वैल्यू अगर बन रखी तो पी ए की वैल्यू क्या आ गई पी नोट, और पी नोट का कंपोनेंट इधर एग्जिस्ट करेगा जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए वैल्यू 1 आ रही थी, क्योंकि 0 के लिए तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ओरिजिन वाली पोजीशन आ गई, ओरिजिन वाली कंडीशन आ जाती है। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया। जैसा इक्वेशन फर्स्ट के लिए करा वैसा ही कुछ हम इक्वेशन सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। इक्वेशन सेकंड कौन सी होती थी अपनी, ये तो मैं पहले वही कंडीशन लगा लेती हूँ कि इफ एक्स बी की वैल्यू हो जाए 0 तो पी बी की वैल्यू भी क्या आ गई 0, मतलब ये वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। एक्स बी की वैल्यू 0 कहाँ आ रही थी, इधर आ रही थी, तो मतलब अब ओरिजिन क्या हो गया, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन जैसे उसमें लगाई थी, अगर एक्स बी की वैल्यू 1 आ जाए तो पी बी की वैल्यू क्या आती है पी नोट बी। ठीक है, P नोट B, तो y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ही रूल लगेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन का कंपोनेंट जो P नोट B है वो किधर आएगा, P नोट A इधर आया था, क्योंकि यहाँ पे x A की वैल्यू 1 थी, इधर तो x A की वैल्यू 0 थी, एग्जिस्ट करने का कोई चांस ही नहीं। अब एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पी बी की वैल्यू पी नोट भी आई, मतलब अपने किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, किस लाइन की बात कर रही है, इधर, तो एक्स बी की वैल्यू किधर आ रही होगी, इधर की तरफ आ रही होगी। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं ऐसे नीचे करके ड्रॉ कर देती हूँ, ये बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट आ गया अपना पी नोट बी। दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ आ गया, इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी और इक्वेशन सेकंड के लिए भी। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमने देख लिया कि जब प्रेशर की कंडीशन रखी ये और प्रेशर की कंडीशन रखे और मोल फ्रैक्शन की कंडीशन रखी। ठीक है, ये दो ग्राफ आ गए। अब अगर हम थर्ड की बात करें, तीसरे इक्वेशन के ग्राफ की बात करें, तो तीसरी इक्वेशन का ग्राफ क्या आ जाएगा, ये तो आ गया अपना पी ए के लिए, ये आ गया अपना पी बी के लिए। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन नोट करते हैं। टोटल प्रेशर जो था, ये अलग से क्लियर हो जाए कि हम इनकी बात कर रहे थे। टोटल जो प्रेशर था वो बराबर आता था पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ये एक्स ए प्लस पी नोट बी, वही है, बस आगे पीछे लिख दे कि सीक्वेंस चेंज कर दी। देखो यहाँ पे तो y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा कुछ लग रहा था, इधर ऐसा नहीं लग रहा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली लाइन लग रही है ना ग्राफ की। तो देखो अगर इसमें भी हम कंडीशंस पुट करें, जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में करते आ रहे थे कि हम एक्स ए की वैल्यू रख लेते हैं पहले 0, तो यहाँ पे भी मैंने एक्स ए की वैल्यू क्या रखी 0। जैसे ही एक्स ए की वैल्यू 0 रखी तो प्रेशर जो था अपना टोटल प्रेशर वो किसके बराबर आ गया, पी नोट बी के। पी नोट बी किधर एग्जिस्ट कर रहा है, इधर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं एक्स, ये तो आ गया अपना पी, जो टोटल प्रेशर की जो लाइन थी वो पी नोट बी के लिए, दैट मीन्स अपना इस पॉइंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ये। अब एक्स ए की वैल्यू 0 ना रख के हम एक्स ए की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। जैसे ही एक्स ए की वैल्यू 1 रखी तो जो प्रेशर था टोटल प्रेशर वो क्या आ गया, पी नोट ए। पी नोट बी से तो पी नोट बी कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या, सिर्फ यहाँ पे पी नोट ए बचा, तो ये टोटल प्रेशर था वो पी नोट ए आ गया, और पी नोट पॉइंट होता था अपना ये। मतलब हमें अलग से लाइन ड्रॉ नहीं करना, लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, अलग से कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, इसी में ही अपना क्लियर हो जाएगा। और क्लियर क्या करना है, इन दोनों लाइन्स को मिला देते हैं, इन दोनों लाइन को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो जैसे ही ये दोनों पॉइंट मिले ये आ गई अपनी ग्राफिकल लाइन फॉर टोटल पार्शियल प्रेशर। ये था टोटल पार्शियल प्रेशर जो होता था पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो ये आ गया अपना ग्राफ। कुछ नहीं करना, तीनों इक्वेशन हमने लिखी जो अपनी रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग आती थी, प्योर सॉल्यूट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए, जो वोलेटाइल सॉल्यूशन बनेगा जो हमने निकाली वो हमने एज इट इज लिख ली। अब हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स से करके ग्राफिकल लाइन बन गई अपनी। y अगर हम इक्वेशन सेकंड की बात करें तो फिर वही y इज इक्वल टू एम एक्स करके अपनी ग्राफिकल लाइन आ गई ये।
और टोटल प्रेशर के लिए तो सिंपल ही है, जिसको ए और बी कहा गया, टोटल प्रेशर में भी वही वैल्यू रखेंगे। एक बार रखे एक्स ए की वैल्यू 0, एक बार रखी 1, तो दोनों कंडीशन पे एक बार आई टोटल प्रेशर की वैल्यू पी नोट बी, एक की आई पी नोट ए, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये अपना आ जाता है ग्राफ फॉर रोल्स लॉ। अब बात करते हैं रोल्स लॉ के सेकंड केस के बारे में। हमने फर्स्ट केस देखा था जिसमें वोलेटाइल सोल्यूशन फॉर्म होता था जब वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते थे। अब है केस सेकंड, और केस सेकंड में हाल कुछ ये है कि हमने नॉन वोलेटाइल तो लिया सोल्यूट और वोलेटाइल लिया सॉल्वेंट। इन दोनों को जब मिक्स कराया जाएगा तो वो एक सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, और उस सोल्यूशन में वेपर प्रेशर का क्या रोल रहेगा या क्या कुछ चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। तो देखो इसको अगर हम देखें तो हमने पहले कंडीशन ले ली अपनी प्योर उसके लिए सोल्यूशन के लिए कि जिसमें ए तरह के पार्टिकल थे, या फिर ये लगा लो कि हमने अपना वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया। इसको मैं ये बोल दूं कि ये हमारा है प्योर सॉल्वेंट जिसमें पार्टिकल ए तरह के अवेलेबल थे, सिर्फ ए पार्टिकल कर दिया अरेंज। जैसे ही ये वोलेटाइल है नेचर में तो ये वेपर प्रेशर करेंगे अप्लाई, वेपर प्रेशर इन्होंने कर दिया अप्लाई, जिसको हमने पी नोट ए बोल दिया। इनिशियल कंडीशन है ना, अभी तो इसमें कुछ मिलाया ही नहीं सोल्यूशन फॉर्म करने के लिए, तो जो ये वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे ये पी नोट ए आ गया। अब सेकेंड केस को ध्यान में रखते हुए हम अपना एक दूसरा सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सॉल्यूशन में हमने बस एक चीज ऐड करनी है, और वो एक चीज क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। तो देखो मैं इसको ऐसे ऐसे लिख दूं कि जो लेयर रहेगी पार्टिकल्स की वो ऐसे रहेगी। अब जब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड करा सोल्यूशन बने तो दोनों ही तरह के पार्टिकल रहेंगे ना, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है जिस लेयर की, उसमें दोनों ही तरह के पार्टिकल रहेंगे, ए के भी और बी के भी। तो हमने ए कर दिया, ये बी कर दिया, ये ए, ये बी, ये ए, ठीक है। ऐसे ये पूरा ऐसे सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। सॉल्यूशन में पूरी ऐसी एक लेयर अप रहेगी। अब अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर तो सिर्फ वो एक्सर्ट करेगा ना जो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का प्रेशर का तो कोई दूर दूर तक की रिश्ता नहीं है, तो वो प्रेशर तो अप्लाई करेंगे नहीं, वेपर प्रेशर तो अपना कौन सा करेगा, सिर्फ वोलेटाइल सॉल्वेंट करेगा। वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल कौन से थे, ए, तो सिर्फ ये कन्वर्ट होंगे गैसियस में, और वो गैसियस करेंगे वेपर करेंगे प्रेशर अप्लाई। तो ए की वजह से हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन एक तरीके से फाइनल है, तो मैंने इसको लिख दिया पी ए, ठीक है। तो पी ए मान लिया फाइनल कंडीशन पे प्रेशर, और पी नोट ए मान लिया इनिशियल कंडीशन पे इसका प्रेशर। अब अगर मोल उसकी बना सॉरी अब अगर रोल्स लॉ की बात करें तो रोल्स लॉ क्या बोलता था, रोल्स लॉ क्या होता था कि अपना जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है उसके मोल फ्रैक्शन के। ए की बात हो रही थी तो मोल फ्रैक्शन ले लिया हमने एक्स ए। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटा देते हैं, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा दिया पी नोट ए से, ये आ गया पी नोट ए एक्स ए। ये पी ए की वैल्यू आ गई, और जो इनिशियल कंडीशंस पे जो वेपर प्रेशर था, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड अगर देखें तो इनिशियल कंडीशन पे तो वेपर प्रेशर क्या था, पी नोट ए ही होता था, है ना। ये तो स्टार्टिंग वाला जो प्रेशर था वो पी नोट ए ही था। और हमने ये पहले भी देखा है टेम्परेचर का जब इफेक्ट देखते थे। अब प्योरिटी की अगर बात करें, सॉल्यूशंस की अगर प्योरिटी की बात करें तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो मैं ये भी बोल देती हूँ कि पी नोट ए ज्यादा होता है पी ए से, और ये डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है। अगर इस हिस्से की बात करें, इसे समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसमें इतने ही ए तरह के पार्टिकल रहेंगे, इतने ही बी तरह के रहेंगे। 3, 5, 8, यहाँ 8 ए मोलिक्यूल एटम जो पार्टिकल है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इधर बात करें तो सिर्फ 3, तो यहाँ तो कम ही होगा ना, वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। तो पी नोट ए लिख दिया मैंने ग्रेटर देन पी ए, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का होता है वेपर प्रेशर ज्यादा। अब बात करते हैं चेंज की, चेंज इन वेपर प्रेशर की क्या चेंज आया, ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। तो चेंज को तो डिनोट कराते हैं डेल्टा से, ठीक है, और प्रेशर का चेंज देख रहे थे तो मैंने लिख दिया डेल्टा पी। तो चेंज क्या होगा, इनिशियल कंडीशन माइनस फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या होती थी अपनी, ये भी बताया, ये इनिशियल कंडीशन पे था जब प्योर था ना, वो प्योर जो सॉल्वेंट था तब की बात है। तो ये इनिशियल का आ गया पी नोट ए, फाइनल का आ गया पी ए, ठीक है। पी नोट ए को कुछ करना नहीं, इसका कुछ चेंज करना नहीं, पी ए का कर देते हैं। पी नोट ए रखा है एज इट इज। पी ए की वैल्यू देखी थी, क्या देखी थी, पी नोट ए और एक्स ए, ये आती थी। दोनों ही टर्म्स में क्या चीज कॉमन आई, पी नोट ए कॉमन आया। जो कॉमन आता है उसको पहले बाहर ही खींच लो, तो 1 माइनस एक्स ए बचा।
बहुत समय पहले हमने ये भी पढ़ा था कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या आती थी, 1 आती थी। और अगर 1 माइनस एक्स ए की बात करें तो ये किसके जैसा लगता है, एक्स बी के जैसा लगता है। तो हमने एक्स बी रख देना है यहाँ पे, जो वैल्यू आई वो रख दी इधर। ये आ जाती है अपनी केस सेकंड के लिए वेपर प्रेशर की। केस सेकंड के लिए अगर पार्शियल प्रेशर की बात करी जाए तो वो पार्शियल प्रेशर कुछ इस तरीके से आएगा। जब चेंज निकालेंगे इनिशियल और फाइनल कंडीशन का तो कुछ इस तरीके से आता है। अब देखो जो ये टर्म थी ना अपनी रोल्स लॉ का जो सेकंड केस था, इसको एक और भी टर्म से जाना जाता है, इसको एक और भी नाम से जाना जाता है, और वो क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब उसी को ही आगे कर लेते हैं, एक तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या किन किन को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उनमें से एक होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वो रिलेटिव लोअरिंग को और देख लेते हैं कि लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग कैसे करेगा। तो रिलेट की अगर बात करें तो ये था चेंज, ये इनिशियल कंडीशन पे। मेरे को अगर रिलेट करना हो इनको तो मैं इनका रेशो नहीं निकाल दूं, तो ये क्या आ गया अपना डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, ये आ गया। इसी को ही बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। RLVP का मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, अगर डेल्टा P की वैल्यू पे पुट करना चाहें कि हम यहां से अगर डेल्टा P की वैल्यू पुट कर दें इधर, तो वो क्या आ जाएगी, P नोट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नोट A इज इक्वल्स टू XB। इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब आप एनसीईआरटी देखोगे या टेक्स्ट बुक देखोगे तो उनमें इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। और वो ऐसे आता है अपना, ये केस होता है रोल्स लॉ का जो सेकंड केस होता है जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो वो ऐसे से इफेक्ट दिखाएंगे। इनिशियल कंडीशन पे ये पी नोट ए प्रेशर और फाइनल कंडीशन पे रोल्स लॉ अप्लाई करेंगे जो डेफिनेशन होती थी। हमने चेंज देखा कि उनके वेपर प्रेशर में ये चेंज आ रहा था, और फिर मैंने बताया कि ये टर्म अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होती है जिसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। तो उस रिलेटिव लोअरिंग को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ से इनका रेशो निकाल दिया। जो चेंज इन प्रेशर था और जो इनिशियल प्रेशर था वो अपना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू भी पुट करी जाती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कैसे पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, ये भी सोल्व हो सकता है आगे। ये हो गया अपना रोल्स लॉ कंप्लीट। रोल्स लॉ का ग्राफ देखा हमने, रोल्स लॉ के दोनों केसेस देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि सभी को इनका बेनिफिट मिलता रहे। तो आपके मोटिवेशन की भी हमें जरूरत है, तो उस मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।